नमस्कार दोस्तों, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा की मध्य प्रदेश में रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नींदें क्यों खराब कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों में प्रियंका गांधी वाड्रा को जबरदस्त झटका लगा था, मगर उसके बाद दो राज्यों में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज की। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जहां स्थानीय नेताओं की कोशिशों के चलते कांग्रेस सत्ता में पहुंची, वहीं जो विमेन वोटर्स थी, महिला मतदाता थी, उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी तरफ खींचा। और बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रही। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के 3 हीरोज थे। सिद्धरमैया नंबर 1, नंबर 2 प्रियंका गांधी वाड्रा और नंबर 3 राहुल गांधी। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक के चुनावों में जिस तरह से लोगों से इंटरैक्ट कर रही थी, उसने राज्य में एक बहुत जबरदस्त राजनीतिक दस्तक दी थी। जिस तरह से वो मंच पर बैठ के लोगों को अपने पास बुलाती थी, कई बार लोग मंच से नीचे उन्हें आवाज लगाते थे, प्रियंका गांधी उनके पास जाती थी, उनसे मिलती थी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जहां तक राजनीतिक संवाद की बात है, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई से कहीं ज्यादा आगे हैं। और अब मध्य प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर कल नहीं, पिछले कई दिनों से प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। उनके चुनाव प्रचार को लेकर लोग खासे उत्साहित हैं। सबसे पहले दोस्तों यह तस्वीर देखिए, ग्वालियर की तस्वीर है। यहां पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। और जब वो बोली तो ना उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को बख्शा और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दोनों पर निशाना साधा, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा समझती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इन दो पहलुओं पर, इन दो चेहरों पर लगातार हमला बोलना बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी वाड्रा यह भी बोली कि मैं अपने भाषण में शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री पर 90% वक्त तक बोल सकती थी, मगर मैं मुद्दे से हटना नहीं चाहती हूं। असली मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। सुनिए उन्होंने किस तरह से बात रखी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहां खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूं। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूं कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूं कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहां आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूं, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है। महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है, उसकी बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं, उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश सरकार की नैतिकता पर सवाल उठाए। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा,
आप भाजपा के नेताओं से पूछिए प्रदेश में इतने घोटाले क्यों हैं? इनकी 22,000 घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास प्रियंका गांधी के इन सवालों का जवाब है? आइए सुनते हैं। आप नेताओं से पूछिए कि इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं, कि आपने 22,000 घोषणाएं की, उसमें से क्या आपने 2,000 भी पूरी की? आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये 20-25 घोटाले, इनकी जो लिस्ट है ये हर रोज बढ़ती कैसी चली जा रही है? आप ये नहीं पूछते कि आपके लिए इतनी महंगाई और इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको इन सरकारों ने आपकी संपत्ति दे दी है, उनकी कितनी कमाई है? मैं बताती हूँ। 1600 करोड़ रुपए एक उद्योगपति एक दिन में कमा रहा है, जिसको इस देश की संपत्ति दे चुके हैं। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में, और इस देश का किसान एक दिन में 27 रुपए नहीं कमा पा रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि जब कोई सरकार खरीद फरोख्त से बनती है, एजेंसीज के इस्तेमाल से बनती है, तो उसकी नैतिकता पर सवाल उठी जाते हैं। बकौल प्रियंका गांधी, सरकार की जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ना कहीं अपने इस बयान के जरिए अपने पुराने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साध रही हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस की सरकार को छोड़ गए थे, क्योंकि उन्हें राज्यसभा में सांसदी चाहिए थी, उन्हें मंत्री पद चाहिए था। गुणा से पिछला लोकसभा चुनाव वो हार गए थे और एक तरह से बौखलाए हुए थे। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मगर वो ऐसा हुआ नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार के ऊपर किस तरह से हमला बोला, आइए सुनते हैं। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है, तो इसकी नियत, इसका नतीजा क्या है कि इसकी नियत ही खराब है। शुरू से सिर्फ लूट, सिर्फ घोटाले में ध्यान रहा है। ऊपर से 18 साल से सरकार चली आ रही है। अब आप बताइए, 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है? 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है, और इस कदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी सच्चाई नहीं बताते। तो 18 सालों में नेताओं की ये आदत अक्सर हो जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि सत्ता तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी, और जब हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या जरूरत है भैया? कोई पूछने वाला तो है नहीं। जब समय आएगा ध्यान भटका देंगे, जब समय आएगा दूसरी बातें कर लेंगे, जिससे जनता के जज्बात जुड़े हुए हैं। फिर से जनता भूल जाएगी कि महंगाई है, जनता भूल जाएगी कि बेरोजगारी से मर रही है, जनता भूल जाएगी कि किसान खेती नहीं कर पा रहा, कुछ खरीद नहीं पा रहा, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, और फिर से हमें वोट मिल जाएगा। 18 क्या 5 साल और हम सत्ता में रहेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शा। मणिपुर के मुद्दे पर उग्र हुई प्रियंका। उन्होंने कहा कि 77 दिन गुजर गए, प्रधानमंत्री ने अपना मुंह नहीं खोला, और जब मुंह खोला तब भी मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। मणिपुर पर किस तरह से प्रियंका गांधी उग्र हुई, आइए सुनते हैं। 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल
मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। यही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीतिक बयान देते हैं उस पर भी सवाल खड़े किए। बकौल प्रियंका गांधी, राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। 2 दिन पहले विपक्ष की एक बैठक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री का एक बयान आया और बकौल प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री ने राजनीतिक शुचिता की तमाम हदों को पार कर दिया, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया। क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आइए सुनते हैं। राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है। लेकिन 2 दिनों पहले की बात है, विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए। उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने जैसे सब धान 22 पसेरी सबको चोर बोल डाला। इतने वरिष्ठ नेता, अपने अपने प्रदेशों के प्रतिनिधि, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, जिन्होंने आजीवन देश के लिए संघर्ष किया, जिनका देश प्रदेश में आदर है, जो जनता के मुद्दे उठा कर आगे बढ़े राजनीति में, उनका इस तरह का अपमान प्रधानमंत्री जी ने खुद कर दिया। दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ना कहीं समझ ही रही हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए जबरदस्त सिरदर्द बने हुए हैं और वो जानती हैं कि धर्म के मुद्दे पर वो बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मुद्दे से नहीं भटकने वाली हूं और अपने इस बयान से कहीं ना कहीं वो प्रदेश की जनता को भी यह संदेश दे रही हैं कि जो अनर्गल मुद्दे हैं उन पर मत आइए। और जहां तक धर्म की बात भी है तो कांग्रेस के पास उसका इलाज है, हालांकि कुछ मुद्दों से मैं सहमत नहीं हूं। धीरेन्द्र शास्त्री का इस्तेमाल किया जा रहा है मध्य प्रदेश में सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मगर कमलनाथ भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। ऐसे में फर्क क्या हुआ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? मगर ये राजनीति खेली जा रही है दोस्तों। दूसरी बात, कांग्रेस ये बात बार बार कहती है कि अगर हिंदू धर्म की इतनी परवाह है बीजेपी को, तो सप्त ऋषियों की मूर्तियां इस तरह से उज्जैन में ढह क्यों जाती हैं? महाकाल कॉरिडोर जिसका उद्घाटन किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी यह दशा क्यों? भ्रष्टाचार को लेकर जांच क्यों नहीं? जब यह मामला होता है तो उसकी जांच करने से भी सिरे से इनकार वहां के स्थानीय अधिकारी कर देते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी घिर रही है और ऊपर से प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी, क्या वो एक बार फिर चमत्कार कर पाएंगी मध्य प्रदेश में? देखना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा हो पाता है तो यह प्रियंका गांधी वाड्रा की हैट्रिक होगी। हिमाचल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। मगर हां, जिस तरह से हिमाचल में लोकल फैक्टर्स थे, कर्नाटक में सिद्धरमैया थे और लोकल फैक्टर्स थे, उसी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ अपने दम पर कांग्रेस को सत्ता में नहीं ला सकती। उसमें एक समावेश होना होगा स्थानीय नेताओं की कोशिशों, स्थानीय मुद्दों, राहुल गांधी की मौजूदगी, क्योंकि ये ना भूलें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी मध्य प्रदेश में। इन तमाम फैक्टर्स का समावेश होगा, तभी कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे पाएगी। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।